प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे सभी लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना, जिससे सड़क के किनारे सामान बेचने वालों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना से उन स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ होगा जिनकी आजीविका कोरोना महामारी के चलते बंद हो गई थी। अब तक इस योजना के अंतर्गत 24 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12 लाख आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है और लगभग 5,35,000 को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो इस योजना के तहत यहां से 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3.27 लाख को मंजूरी दी जा चुकी है और 1,87,00,000 को ऋण वितरित किया जा चुका है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दुनिया की कई प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के सीईओ से बात की। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने सेरावीक में इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दुनिया की कई प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के सीईओ से भी बात की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा और उसका भविष्य दोनों ही उज्जवल हैं। यही कारण है कि भारत ऊर्जा के अक्षय स्रोत को आगे बढ़ाने में सबसे सक्रिय राष्ट्रों में से एक है। इंडिया एनर्जी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल की थीम इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज वक्त की मांग है। भारत का एनर्जी फ्यूचर उज्जवल और सुरक्षित है। Friends, the theme this year is relevant. It is India's energy future in a world of change. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत क्लीन एनर्जी की दिशा में काम कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में भारत की ऊर्जा खपत भी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में ऊर्जा में निवेश के लिए दुनिया में भारत सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को महबूबा मुफ्ती के बयान के विरोध में तिरंगा यात्रा निकाली। सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर दिवस पर जम्मू श्रीनगर के बीच तिरंगा यात्रा निकाली। दरअसल कार्यकर्ता पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान का विरोध कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा फहराया और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि लाल चौक पर तिरंगा फहराने के दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को ये जवाब है। जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी महबूबा मुफ्ती के बयानों का विरोध किया और कहा कि तिरंगे का अपमान करने वाले खुद अपनी बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं। तिरंगे का जिसने विरोध किया है वो धूल दूसरे थी। आपकी जो है वो आप अपनी बर्बादी के रास्ते पे जरूर जा रहे हैं। अपनी रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि वो 370 के दोबारा लागू होने तक किसी और झंडे को नहीं उठाएंगी। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान से नाराज तीन पीडीपी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी का विरोध जारी था, मगर अब महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेताओं ने भी इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने इस बयान से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा, पूर्व विधान परिषद विधायक वेद महाजन और चौधरी मोहम्मद हुसैन वफा अली शामिल हैं। इन तीनों ने ही पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके इस बयान से उनकी देशभक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि पार्टी नेतृत्व बुनियादी सिद्धांतों से भटक गया है। लेकिन आज हम अपने आप को एक किस्म का ठगा हुआ महसूस करते हैं कि नो देयर इज नो, वो अल्टरनेटिव जो मुफ्ती साहब की लीडरशिप में आज हमने दिया था वो अल्टरनेटिव आज खत्म हो गया। आज उस अल्टरनेटिव को दफन कर दिया गया। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने इस इस्तीफे की घटना को पीडीपी के नेताओं का डर बताया और कहा कि जनता इन्हें जवाब देगी। और बिहार चुनावों में पहले चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन था कल। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के बीच बिहार देश का पहला राज्य है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। आज पहले चरण के लिए होने वाले प्रचार का आखिरी दिन है। आज उम्मीदवार बिना शोर शराबे के लोगों के घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। पहले चरण के लिए कल यानी 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इस चरण
तो बिहार चुनावों में लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर निकले, इसके लिए चुनाव आयोग कई तरह के कार्यक्रम भी चला रहा है। हाथों में घड़े लेकर ये महिलाएं कहीं पानी भरने नहीं जा रही हैं और ना ही पानी बचाने का कोई अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग पहले चरण के मतदान के लिए लोगों से अपील कर रहा है कि भारी संख्या में निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। जैसे एक एक बूंद से सागर भरता है, वैसे ही एक एक वोट भी कीमती है। इस दौरान वहाँ आयोग की तरफ से गाने का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों से वोट करने की अपील की जा रही थी। जी न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम की अधिकारी ममता कुमारी ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। सारी महिलाएं जो हैं वो पारंपरिक परिधान में हैं, लाल साड़ी पहनी हुई है, पीला साड़ी, माथे पे पट्टी बांध करके, हाथ में घड़ा लेकर के लोगों से ये अपील कर रही हैं, लोगों को संदेश दे रही हैं कि सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। सीएम उद्धव ठाकरे और अभिनेत्री कंगना रनौत का विवाद अब हिमाचल तक पहुंच गया है। 1 मिनट में खबर। कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल से सीएम उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में कंगना का नाम लिए बगैर कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहने वाले लोग वही हैं जो महाराष्ट्र का नमक खाकर महाराष्ट्र की बदनामी करते हैं। सोमवार को अभिनेत्री ने सीएम उद्धव ठाकरे के इस बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री जी, शायद आपको ये मालूम नहीं कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ सबसे ज्यादा मंदिर हैं और यहाँ क्राइम रेट भी 0 है। हिमाचल की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और कई महान संतों ने सालों तक यहाँ की धरती पर गुजारे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो अपनी सत्ता का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए कर रहे हैं। कंगना के पीओके वाले बयान को लेकर पहले भी मुंबई में काफी विरोध हुआ था। 9 सितंबर को जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची थी, तब शिव सैनिकों ने विरोध जताते हुए उन्हें वापस जाने के लिए कहा था। भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच सोमवार को अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश सचिव माइक पॉम्पियो और रक्षा सचिव मार्क एस्पर अपने 2 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को भारत पहुंचे। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मार्क एस्पर से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की सहमति बन गई। ये समझौता दोनों देशों को सशस्त्र बलों के बीच विस्तारित भू स्थानिक जानकारी साझा करने की अनुमति देगा। इसके बाद देर शाम अमेरिकी विदेश सचिव माइक पॉम्पियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने पिछले 4 वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। इस समीक्षा में दोनों ही देश व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और शिक्षा सहित लगभग हर क्षेत्र में हुए विकास से संतुष्ट थे। इस मुलाकात में चीन की बढ़ती आक्रामकता और इस चुनौती से निपटने के लिए क्वाड देशों पर भी चर्चा की। बैठक के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने ट्वीट कर इस बैठक और समझौते पर खुशी जाहिर की। दिल्ली के नगर निगम अस्पतालों के डॉक्टर्स और स्टाफ की हड़ताल अभी भी जारी है। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। दिल्ली में नगर निगम के अस्पतालों और मेडिकल स्टाफ की हड़ताल अभी भी जारी है। वेतन के मुद्दे पर दिल्ली MCD के तीनों मेयर सोमवार को सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार और MCD के बीच डॉक्टरों के वेतन के मुद्दे पर खींचतान चल रही है। केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने धरना दे रहे तीनों मेयरों से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने MCD पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। हमने तो कहा था कि भी आपसे अस्पताल चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे हैं, अगर आप तनख्वाहें डॉक्टरों की नहीं दे सकते हैं तो अस्पताल दिल्ली सरकार को दे दो, हम चला भी लेंगे, तनख्वाह भी दे देंगे। तो इनको पैसे से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति से। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और MCD के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। इससे पहले भी कचरा उठाने वालों के वेतन को लेकर भी दोनों ने काफी हंगामा किया था। प्याज को गोदाम में रखने की तय सीमा का आदेश दिए जाने के बाद से नासिक में कई व्यापारियों ने अपना विरोध जताया है।
महाराष्ट्र के नासिक में सोमवार को प्याज के व्यापारियों ने केंद्र सरकार के नए फरमान के विरोध में प्याज की खरीदारी नहीं की। दरअसल ये व्यापारी केंद्र सरकार के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसमें सरकार ने कहा है कि व्यापारी केवल 25 टन प्याज ही अपने गोदामों में रख सकते हैं। प्याज के बढ़ते दामों और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। नासिक में एक प्याज व्यापारी करीब 3000 टन प्याज अपने गोदाम में रखता है और एक ट्रक में ही 30 टन तक प्याज आ जाता है। ऐसे में अगर एक ट्रक भी प्याज खरीदा जाएगा तो इससे सरकार के आदेश का उल्लंघन होता है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद केसी त्यागी का कहना है कि सप्लाई चेन के टूटने की वजह से प्याज के दाम बढ़े हैं। प्याज के जो बढ़े हुए दाम हैं वो चिंताजनक है। पिछले दिनों ही जो सप्लाई की चेन टूटी वो भी एक कारण था जिसकी वजह से दाम बढ़े। मुझे प्रसन्नता है कि एक्सपोर्ट के जरिए इधर दामों में तेजी से रुकावट है। और अब अगले 1 मिनट में जान लेते हैं देश भर में क्या है कोरोना का हाल। देश में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर यानी रिकवरी रेट 90% से ऊपर पहुंच गया है। पिछले एक सप्ताह से मृत्यु दर में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 45,148 नए केस आए और 480 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 59,105 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 79,09,959 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 71,37,228 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 6,53,717 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,19,014 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट 90.23% हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें आज मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.